नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लगातार बड़ी कवरेज कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के हर पहलू पर बात कर रहे हैं। किस तरह के हालात अभी तक पिछले एक साल के दौरान बने हैं और अभी जो हालात हैं वो आगे की क्या दिशा दिखा रहे हैं कि किस तरफ ये युद्ध जाएगा, किस तरफ दुनिया जाएगी, दुनिया के सामने वो कौन से बड़े खतरे हैं जो मंडरा रहे हैं इस युद्ध की वजह से, किस तरह की खेमेबाजी हो रही है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, ये बड़ी चर्चा हम लगातार करेंगे। निधि भी मेरे साथ मौजूद है। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। और इस वॉर का, इस बर्बादी का एक साल पूरा हो गया है और इसी पर ये वॉर कॉन्क्लेव जो तमाम विश्लेषण हम बड़ा करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी कवरेज आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। सुबह से आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि इस वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे और आने वाले समय में ये वॉर कहां पर जाकर रुकेगी, क्योंकि न्यूक्लियर मुहाने पर ये वॉर आकर खड़ी हो चुकी है। ये लड़ाई, ये भीषण जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुमेरा हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आखिर जो ये वॉर है वो किस तरफ जा रही है और अंजाम क्या होगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम इस शो की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर ये है कि अमेरिका लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है और वो जो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है वो दुनिया के सामने दिखा रहा है कि वो कितना ताकतवर है। तो सबसे बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग 24 फरवरी से पहले अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। उत्तर अमेरिका के अलास्का में भीषण युद्धाभ्यास हो रहा है। वीडियो में आपको हम दिखाने जा रहे हैं इस वॉर ड्रिल की तस्वीरें। ये देखिए, ये वॉर ड्रिल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में मोर्टार दागते दिखे अमेरिकी सैनिकों की ये तस्वीर और ये भीषण युद्धाभ्यास वॉर ड्रिल, इसकी तस्वीरें देखिए और सुनिए वो आवाज जो कि वॉर ड्रिल से जुड़ी हुई। एक और बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। आपको याद होगा पिछले साल 21 फरवरी को सबसे पहले रूस ने एक हस्ताक्षर करके 4 प्रांत अपने नाम कर लिए और डोनेस्क में इस वक्त भीषण जंग चल रही है, वॉर ब्रेकिंग। डोनेस्क में यूक्रेनी अड्डों पर रूसी हमला हुआ है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। यहाँ पर निशाना यूक्रेनी पोस्ट थे। वॉर जोन में देखिए टॉस 1A का भीषण एक्शन। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया। तस्वीरें देखिए, टॉस 1A का ये जबरदस्त ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं किस तरह से यूक्रेन के सैनिकों पर रूस की तरफ से हमला किया जा रहा है जंग के मैदान में और इसके लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। जो वीडियो सामने आया है ये डोनेस्क इलाका है जहां पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। MLRS ग्रैड सिस्टम से डोनबास की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें जहां पर तबाही मचाई गई है। पैदल बढ़ रहे सैनिकों के लिए रास्ता साफ किया रूसी सेना ने और उसके लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर MLRS ग्रैड सिस्टम से डोनबास में तबाही मचाई गई। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है उससे MLRS सिस्टम से कहा जाता है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले रॉकेट से आप देख रहे हैं और आसमान में ये बारूदी बौछार। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं सेवेस्तोपोल से सामने आ रही है। सेवेस्तोपोल में भी भीषण जंग चल रही है और यहाँ पर रूस का एक्शन देखने को मिला है। रूस के हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना तबाह हुआ है, पूरी तरह से तहस नहस हो गया। सेवेस्तोपोल और क्रेमिनिया में रूसी हमले के बाद ये इतना बड़ा अटैक था कि पूरा ठिकाना ही तबाह हो गया, तहस नहस हो गया। ये भी वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेवेस्तोपोल से। देखिए, ये तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आ रही हैं, लेकिन क्योंकि एक साल पूरा हो रहा है जब यूक्रेन पर हमला किया गया था रूस के द्वारा, जिसे उन्होंने कहा था कि वो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं। एक साल इसे पूरा हो रहा है, लेकिन इससे पहले यूक्रेन में एक खौफ है। इस वक्त की जो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है वो ये कि यूक्रेन में एक तरह का खौफ पसरा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन को ऐसा लगता है कि रूस
कल से पहले यानी आज, कल और इसके आगे आने वाले कुछ दिनों के भीतर बड़ा हमला यूक्रेन पर कर सकता है। इस बड़े हमले की तैयारी की गई है, ऐसा यूक्रेन को लगता है। हमले के खौफ से पूरे यूक्रेन में अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट पर है यूक्रेन। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मनाही कर दी गई है, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, बच्चों को भी कहा गया है कि वो घर में ही पढ़ाई करें, स्कूल ना जाएं। को हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से ये जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। युद्ध का पूरा 1 साल हो गया है और यूक्रेन में ये लॉकडाउन है। तबाही का मंजर हर बीतते दिन के साथ सामने आ रहा है। आपको बताते हैं पूरे यूक्रेन में इस वक्त हाई अलर्ट है और जंग और ज्यादा भीषण है। सबसे ज्यादा कीव के हालात, राजधानी कीव के हालात बहुत खराब हैं। लेकिन जंग दरअसल पूर्वी हिस्से से शुरू हुई थी, हाई रिस्क जोन में है। हॉस्पिटल्स, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बहुत प्रभावित हुई हैं। स्कूल, रेसिडेंशियल इलाके, हॉस्पिटल्स काफ़ी प्रभावित हुए हैं। घरों से ही बच्चों की स्कूलिंग चल रही है। कई इलाकों में लोगों के घर से निकलने पर मनाही है। इसके अलावा गुरुवार, रविवार तक कई सरकारी दफ्तरों में घर से ही काम हो रहा है। तो अलर्ट की स्थिति आप देख सकते हैं यूक्रेन में किस कदर है। और इसी मुद्दे पर बात करते हैं, हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं बिशंबर दयाल जी। यूक्रेन में एक डर है, यूक्रेन में खौफ है, ये कहते हुए कि 1 साल पूरा होने पर जरूर कोई बड़ा हमला किया जाएगा रूस द्वारा। क्या उस बड़े हमले की तैयारी रूस द्वारा की गई है और क्या ऐसा होगा? कोई बड़ा अचीवमेंट वो दिखाना चाहेंगे क्या? देखिए, एक बात अब स्पष्ट है 1 साल के अंदर, जो दुनिया नहीं मानने को तैयार थी, कि रशिया कहीं ना कहीं लॉन्ग वॉर के लिए प्रिपेयर होके आया था और पूरी स्ट्रैटेजी जो है रशिया समझता है। तो उसके तहत रशिया अपना जो बफर जोन है उसके लिए जरूर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ऐसा बड़ा हमला जो हम सोच रहे हैं, जैसे कीव पे एडवांस दिखाया था या जैसे मरियोपोल में उस टाइम पे घमासान युद्ध किया था, मैं नहीं समझता इस किस्म का रशिया कोई अगले इस फरवरी, एटलीस्ट मार्च एंड अप्रैल तक ऐसा कोई स्टेप लेगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि रशिया इनको यूक्रेन के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक इस किस्म का माहौल पैदा करेगा कि रशियन जो यूक्रेनियन पॉपुलेशन अपनी लीडरशिप पर एक दबाव डाले, सैनिक कम मिले, उनको फॉर्डर कम मिले और यूक्रेनियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इससे पीछे हटे। तो पूरा का पूरा आपने बात माहौल की बिशंबर जी, दीपक गौरव जी मैं आपके पास आ रही हूँ। माहौल कुछ ऐसा बनाया गया है पूरे 1 साल में कि तबाही जितनी हुई है उससे ज्यादा तबाही दिखाई जा रही है, प्रदर्शित की जा रही है। हमने इतने मारे सैनिक, हमने इतना तबाही मचाई, हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने निशाना बनाया। तो आप इस पे कहेंगे ये प्रोपेगेंडा का भी वॉर है? आभारी हूँ कि आपने अभी तक अपने चैनल पर रखा, बहुत कुछ सीखता हूँ। हमारी 2 बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत होशियार हैं, बेस्ट एंकर्स, और आपकी तो कवरेज यूक्रेन क्राइसिस की बराबर रही है, कॉम्प्रिहेंसिव। ये जो आप कह रही हैं प्रोपेगेंडा वॉर, ये बिल्कुल सही है। अगर आप गिने अभी तक कितने यूक्रेनियन सिपाही मर गए तो उनके कम से कम 1500 करोड़ की फौज होगी, क्योंकि मरते जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, मरते जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं। और जो तबाही वहां पर हो रही है, झूठ दोनों ओर से बोला जा रहा है। एक तरफ से प्रोपेगेंडा है, दूसरी तरफ से झूठ। किस तरफ से प्रोपेगेंडा है वो आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा। ये बात तो क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे 50 साल हो गए कूटनीति में, हम इतने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। इतना जरूर सामने आ रहा है कि यूक्रेन के जो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं अपने जमूरे के कारण, जो सर्कस में काम करता था, वो अब काफी हद तक तंग आ चुके हैं। आपने देखा होगा बच्चों, आपने जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बुजुर्गवार हैं वहां गए थे इस यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने, पहले अगर गए थे, आपको याद है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहली बार यूएस कांग्रेस से बात की तो यूं अपने डोले दिखा रहा था। अब वो नहीं था उसकी बॉडी लैंग्वेज, अब वो हारा हुआ इंसान लग रहा था और वो देख रहा था बाइडेन की तरफ से कि तू हथियार देता जा लेकिन मर तो मेरे लोग हैं। लेकिन देखना होगा कि वो जो राष्ट्रवाद की भावना जगाई है ज़ेलेंस्की ने, वो किस हद तक काम करेगी, इस पर भी बात करेंगे हमारे साथ। लेकिन बाहर से भी मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, बनाने दीजिए। चलिए ठीक है, और सवाल पूछेंगे फिर दीपक बोरा जी से। लेकिन लखविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं सियोल, साउथ कोरिया से। लखविंदर जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, लगातार जो चर्चा है कि आप क्योंकि साउथ कोरिया में मौजूद हैं, इस वजह से जो अलाइनमेंट है दुनिया में उसको लेकर भी अब, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान चीन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि चीन बहुत एक्टिव है, क्या वाकई वो एक्टिव रोल निभाएगा या हम देखेंगे अमेरिका और चीन के बीच जो टेंशन्स हैं उनका नया दौर शुरू होगा क्योंकि वो रूस के और करीब होगा? मुझे लग रहा है कि दोनों आएगा, क्योंकि जो सब कुछ जो हो रहा है दुनिया में इस टाइम वो रियलाइजमेंट भी हो रहा है।
एज यू नो चाइना जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें उसकी प्रॉपर प्लेस नहीं है, लेकिन अब वो पहले की बात है। अब जो चीन बहुत शक्तिशाली हो गया, उसको न्यू पोजीशन चाहिए, न्यू रोल चाहिए, तो इसलिए चाइना जो हट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपने जो टीका है कि जो हो रहा है रीअलाइनमेंट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि चाइना का जो रोल है वो सर्व करना पड़ेगा हम लोगों को। जी हाँ, हमारे साथ कुलदीप जी भी जुड़े हुए हैं कीव से। और मैं जब कीव में मौजूद थी तो बहुत करीब से मैंने देखा है कि कीव में किस तरह से बहुत दूर दूर के इलाके तक कुलदीप जी जाते थे और वहाँ से बहुत सी जानकारियाँ उनके जरिए हमने हासिल की हैं। आपके पास भी आएंगे, हमारे साथ बाकी मेहमान भी बने हैं। बिल्कुल, हमारे साथ श्रीवास्तव जी, सुमेरा बने जी। श्रीवास्तव जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे युद्ध के एक साल को? जो रशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ड्यूमा से ये बात क्लियर कर दी कि हम रुकेंगे नहीं, जब तक हम जीत नहीं जाते हम रुकेंगे नहीं। तो मतलब रुकेगा नहीं, या तो सरेंडर करना पड़ेगा ज़ेलेंस्की को। देखिए, अभी एक बात समझ में यूक्रेनियंस को भी आ गई है, पिस हम रहे हैं और एडवांटेज अमेरिका को मिल रहा है, ये पूरी बात समझ में आ गई है। और दूसरी चीज़ जो 1 साल में निकली है बच्चों, वो ये निकली है कि रशिया जो पहले असंगठित था वो ज़्यादा संगठित हो गया। आपने देखा उस जवान को गाते हुए कि अब झंडा हम बर्लिन में फहराएंगे। तो जब इस तरह की भावना बन जाती है तो रशिया के हारने का संकेत बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्रमशः आगे बढ़ेगा। जैसे जनरल दयाल ने भी कहा, और हमारे बहुत लर्नेड यहाँ पर वोरा साहब हैं, उन्होंने भी कहा हम लोग का आकलन एक है। होगा क्या? होगा ये है कि धीरे धीरे यूक्रेनियंस को समझ में आएगा कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई तो अमेरिका की है। नाटो भी समझ रहा है मतलब लड़ाई हमारी नहीं है। ज़ेलेंस्की को ये समझ में आएगा कि वो मोहरा भर है। मोहरा समझ में आ गया है। आपने कहा ना, जो डोले दिखा रहे थे अब खत्म हो गए, अब आ गया भाई साहब, अब आए क्यों? ठीक है, लेकिन ये जो राष्ट्रवाद की भावना है वो अगर रूस में जागृत है तो यूक्रेन में भी तो है। इस पर बात करेंगे आगे, वही मैं पहले भी बात कर रही थी, इस पर वापस आएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी, बिल्कुल सर, मैं वापस आऊंगी, एक बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे इस पर। आप आगे अपना विचार रखिएगा। जो बड़ी खबर है वो क्रिमिया ब्रिज से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक बहुत अहम घटना हुई थी जिसको लेकर रूस की तरफ से बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी गई थी। अब जो जानकारी मिल रही है ये कि पूरी तरह से ट्रैफिक की आवाजाही के लिए क्रिमिया ब्रिज को खोल दिया गया है। क्रिमिया ब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही अब पूरी तरह से हो रही है, यानी सभी लेन खोल दिए गए हैं, पूरी तरह से मरम्मत हो गई है इस ब्रिज की। क्रिमिया ब्रिज का वीडियो सामने आया है जिसमें बताया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह से अब ये पूरी तरह से सभी लेन्स खोलकर पूरी तरह से ट्रैफिक यहाँ पर उसकी आवाजाही को खोला गया है। बीते साल धमाका हुआ था जिसकी वजह से क्रिमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचा था। इसे बड़ा संकेत माना गया था, यूक्रेन की तरफ से एक बड़े हमले के तौर पर इसे देखा गया था, यानी रूस की उस रेड लाइन को पार करने की कोशिश की थी यूक्रेन ने तब जबकि क्रिमिया ब्रिज पर हमला किया था, और रूस ने भी पलटवार उसी तरह से किया था उसका जवाब देने के लिए। सर, लेकिन ये जो सवाल है कि किस तरह से क्रिमिया ब्रिज एक सांकेतिक जगह बन गया था जिसको रूस ने भी फिर उस तरह का जवाब दिया, तो अभी क्या ये कोशिश है इसके जरिए मैसेज देने की कि देखिए हमने खोल दिया है ब्रिज, ये एक जगह थी जहां आपने हमला किया था? बिल्कुल सही। जब क्रिमिया पर अटैक हुआ था ब्रिज पर, तो उस वक्त मैं आपके चैनल पर था और मुझसे पूछा गया कि इसके बाद होगा क्या। मैंने आपको उसी दिन बताया था, आपके एंकर को, कि अब आपके इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स होंगे, क्योंकि अगर उन पर अटैक होता है तो आप एक तरह की वेदना, एक तरह के संकट पैदा करते हैं पॉपुलेशन के लिए, और ऑल्सो आप एक मैसेज देते हैं कि आपकी जो सप्लाई चेन है उसको हम रिटार्ड करेंगे। बड़ी बात। तो इन दोनों को लेकर के आपने देखा उसके एक दिन बाद से वो काम दरअसल ये हमला ही इसलिए था कि सप्लाई चेन को प्रभावित किया जाए और इसी को तोड़ा जाए, ताकि आत्मा पर, जो रूस की आत्मा क्रीमिया ब्रिज है, उस पर ये बहुत बड़ा हमला था। बहरहाल एक कुछ बड़ी खबरें ले लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है कि बड़ी कामयाबी का दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, और वो जगह है उगलेदार। यूक्रेन का रशियन फोर्स को रोकने का एक नया वीडियो सामने आया है, और ये दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि हमने यहाँ पर काउंटर किया है, रशिया को काउंटर किया है, और काउंटर अटैक में रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो वीडियो सामने आया, हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उगलेदार में यूक्रेन की बड़ी कामयाबी है। ये दावा किया जा रहा है कि रशियन फोर्स को यहाँ पर उन्होंने रोका है। जो यूक्रेनी सैनिक हैं, ये देखिए वीडियो, जो यूक्रेनी सैनिक हैं उन्होंने रशियन फोर्स को रोका है, और आसमान से ये बारूदी बौछार, न सिर्फ आसमान से बल्कि जमीन से भी लगातार अटैक किया जा रहा है।
और सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मकीवका और मारियोपोल में भी भीषण जंग जारी है। यहां पर रात भर आमने सामने की जंग होती रही है। मकीवका और मारियोपोल दोनों जगह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखाती हैं कि कैसे आमने सामने की जंग हो रही है। रात भर जंग होती रही है। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान होने का दावा किया है। यूक्रेन का यह कहना है कि इन दोनों जगहों पर, मकीवका और मारियोपोल में, यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी हमलों में यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान होने की खबर है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन कैसे एक्टिव रोल निभा रहा है इस युद्ध में, ये भी बहुत जानना आपके लिए जरूरी है। तो ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग सामने आई है। ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी सैनिक ब्रिटेन में। ट्रेंच वॉरफेयर की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। 9 देश मिलकर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। ट्रेंच वॉरफेयर की ट्रेनिंग ली जा रही है। जो हथियार या फिर टैंक्स चलाने नहीं आते हैं, तो यूक्रेनी सैनिक जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ब्रिटेन में ले रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जिस तरह से ब्रिटेन में, देखिए इससे पहले ब्रिटेन के जो प्रमुख थे वो ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं, ऋषि सुनक भी अब मिल चुके हैं। तो ऐसे में ये जो स्ट्रैटेजिकली कूटनीति समझ में आ रही है ब्रिटेन की या फिर यूरोप की, क्योंकि रूस कह चुका है कि यूरोप हमें तोड़ना चाहता है, यूरोप पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए पुतिन ने इंडिया का नाम लिया था इस मंच से, ड्यूमा से। आप क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका के बाद जो सबसे सशक्त यूक्रेन के पीछे खड़ा रहा है वो ब्रिटेन रहा है। और ब्रिटेन ने ना उनके सेना को ट्रेनिंग दी है, अब तक 10,000 सैनिकों को वो ट्रेन कर चुका है। 10,000 की और ट्रेनिंग करने जा रहा है। करीब 24 बिलियन US$ ब्रिटेन ने खर्च किया है। तो आप इसका अंदाज़ा, और ये डिस्पाइट कि वहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, 3 प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली बोरिस जॉनसन से शुरू होकर ऋषि सुनक तक एक कंसिस्टेंट सपोर्ट मिला है। ब्रिटेन सबसे बड़ी कड़ी है अगर देखा जाए यूरोप में, जिसने पहली बार ये कहा कि हम उनको टैंक्स देंगे। उसके बाद अमेरिका तैयार हुआ। अब ब्रिटेन ये भी कह रहा है कि हम उनको फाइटर जेट देने के लिए भी तैयार हैं अगर कंसेंसस हो, और यहाँ तक कहा है कि हम उनको ट्रेनिंग एडवांस में देना शुरू कर जाए। जो तो एक बहुत बड़ा स्टेक उन्होंने लगाया है, और बहुत एक स्टेक होल्डर की तरह बहुत रिलायबल पार्टनर होंगे यूक्रेन के आने वाले दिन। लगातार ये बोरिस जॉनसन हो या ऋषि सुनक को, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ शशांक जी जुड़ गए हैं, पूर्व विदेश सचिव एम्बेसडर शशांक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले आपसे मैं जानना ये चाहूंगी कि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में अब जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें भारत का रोल, और इस पूरे घटनाक्रम में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया में जिस तरह का रीअलाइनमेंट हम देख रहे हैं, उसमें भारत के रोल को लेकर बार बार चर्चा होती है। क्या और भारत का रोल हो सकता है, और भारत की तरफ क्या दुनिया देख रही है? भारत ने हमेशा से शांति की बात करी है और कहा पीसफुल नेगोशिएशन होना चाहिए। तो वो तो बात, अगर उसमें आगे बढ़ते हैं, दोनों साइड्स को आगे बढ़ना होगा, खाली भारत के कहने से तो फायदा नहीं होगा। तो हमें देखना ये है कि अगर जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं तो कोई नया किसी तरीके का मैसेज लेकर आ रहे हैं युद्ध के समाप्त करने के लिए, या वो खाली ये कहने के लिए आ रहे हैं कि भारत को जो है रूस से कुछ नहीं खरीदना चाहिए, खाली रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा देनी चाहिए, चाहे उससे भारतीय नागरिकों का कितना ही नुकसान हो। तो भारत की सरकार के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली हमारे यहाँ, तो वो कोई भारत की सरकार इस तरह का काम नहीं कर सकती है जिसमें कि हमारे लोगों को जो 80% हम तेल और खनिज पदार्थ बाहर से मंगाते हैं तो वो हम ना लें रूस से। और ये भी देखिए कि जो हमारे यहाँ से बनता है प्रोसेस होके कई चीज़ें अमेरिका भी जा रही हैं, यूरोप भी जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही हैं। तो एक तरीके से जो कार्यक्रम चलता है सप्लाई चेन्स का, वो चल रहा है पूरे तरीके से। मैं समझता ये हूँ कि इससे कम से कम एक मौका मिलता है युद्ध को खत्म करने का, और सब देशों को आपस में बड़ी बात आप कह रहे हैं शशांक जी। माफ कीजिए, मैं आपको टोक रही हूँ। मैं एक सवाल इसी सीरीज में आपसे, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको ना, मैं इसी सीरीज में आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि भारत कितना अग्रसर है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिले तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये वक्त युद्ध का नहीं है, पहली बड़ी बात। कल यूक्रेन के ऑफिस से, ज़ेलेंस्की के ऑफिस से अजीत डोभाल को फोन जाता है और ये कहा जाता है कि हमें UNGA में सपोर्ट करें। इसका मतलब भारत की ओर सभी मुल्क देख रहे हैं। भारत को यहाँ पर क्या रवैया दिखाना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो यूक्रेन ने कहा तो उनके लिए बात सही है यूक्रेन के लिए,
लेकिन जो यूक्रेन कह रहा है वो कह रहा है कि हमें मदद दीजिए, जो हमारा युद्ध चल रहा है रूस के अगेंस्ट, उसमें आप हमारी मदद कीजिए, यूएन में भी और जहाँ कहीं भी कर सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जब तक कि दोनों तरफ से ये भावना नहीं उठेगी कि हमें युद्ध को समाप्त करना है और कोई ना कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकालना है, तो खाली भारत को आगे बढ़ने से नहीं होगा। दूसरा, हमको ये भी देखना है कि भारत इस समय G20 का अध्यक्ष है। चीनी डिप्लोमेट ने मुलाकात की है पुतिन से रशिया में, और इसको लेकर अमेरिका बहुत चिंतित है। मॉस्को में पुतिन से मिले हैं चीनी डिप्लोमेट वांग यी। पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन के संबंध मजबूत हो रहे हैं, यानी नए दौर में पहुंच रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। हम योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, ये भी कहा पुतिन ने। इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए रूस और चीन की दोस्ती बहुत जरूरी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टेबिलिटी बनी रहे, दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि चीन और रूस की दोस्ती आगे बढ़े। तो ये बड़ी मुलाकात हुई है, हालांकि इस पर अमेरिका की तरफ से बहुत सख्त प्रतिक्रिया भी दी गई है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही है और ज़ेलेंस्की से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से ज़ेलेंस्की लगातार एक्टिव मोड में हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और पुतिन से मिले चीनी डिप्लोमेट। आप इससे पहले एक और बड़ी खबर, पेड्रो सैंचेज ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है, ये हम आपको बता रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कीव पहुंचे हैं और उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि यूरोप में शांति लौटने तक यूक्रेन के पक्ष में रहेंगे, ये स्पेन का कहना है। जंग के 1 साल पूरा होने पर कीव पहुंचे हैं सैंचेज। पिछले साल अप्रैल में भी कीव पहुंचे थे। तो देखिए, स्पेन का खुला समर्थन, और स्पेन लगातार ये कह रहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं। जी, हमारे साथ संतोष कुमार सिंह मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, एनालिस्ट हैं। संतोष जी, ये जो 2 खबर अभी हमने बताई, एक वांग यी की मुलाकात, साथ ही ये बताना कि आगे शी जिनपिंग भी जा सकते हैं मॉस्को और उनकी भी मुलाकात होगी पुतिन से, वहीं दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचते हैं। तो यानी जो पश्चिम के देश हैं, जो नेटो के देश हैं, वो अपना समर्थन लगातार यूक्रेन को दिखा रहे हैं। लेकिन हम इस तरफ भी एक अलाइनमेंट देख रहे हैं जहां पर चीन भी, और बहुत खुलकर ना सही लेकिन साथ में खड़ा जरूर दिखाई दे रहा है रूस के। इसको किस तरह से आप प्रभावित करता हुआ देखते हैं इस युद्ध को? देखिए सुमैना जी, ये चीन और रशिया का जो अलायंस है, ये आगे बढ़ते हुए नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह सब मिला करके, ये खास करके जापान के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है भविष्य में, जिसको लेके जापान ने अपने रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की और अच्छी अरब डॉलर की सहायता उसने यूक्रेन को दी। होता क्या है था अभी तक कि जापान जब इस तरह का कोई स्टेप उठाता था तो उसके सिटीजन जो है वो काफी विरोध करते थे कि आप किसी युद्धग्रस्त क्षेत्रों में इस तरह का क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये शायद बहुत सालों बाद पहली बार हुआ है कि जापान के नागरिकों को भी ये बात समझ में आ रही है कि जो यूक्रेन और रशिया में हो सकता है, तो कल क्या वो चीन, जापान, रशिया और जापान का नहीं हो सकता है। तो पूरा सीन जो है रशिया, चाइना, इनके गठजोड़ से बदलता दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर रूस से सामने आ रही है, वो ये कि किस तरह से वहां पर जबरदस्ती लोगों को भर्ती कराया जा रहा है सेना में। अब क्योंकि अगर ये जंग इस वक्त तक चलती रही है, यानी 1 साल तक चलती रही है, आगे और लंबी खिंच सकती है, तो और ज्यादा युवाओं की जरूरत होगी। रूस में युवाओं को सेना में जबरन भर्ती कराने का आरोप लगाया जा रहा है। कॉलेज के छात्रों को ग्रेजुएशन सेरेमनी की रिहर्सल के बहाने इकट्ठा किया गया, हॉल में बंद करके सेना में शामिल होने का दबाव बनाया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। कॉलेज में सेना से जुड़े लोग भी मौजूद थे और करीब 1.5 घंटे तक छात्रों को हिरासत में रखा गया। उन्हें जबरदस्ती भर्ती कराने की कोशिश की गई सेना में। और रशियन आर्मी में जबरदस्ती भर्ती क्यों हो रही है, चलिए इसी से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या युवाओं का सेना से मोह भंग हो गया है? क्या युवा चाहते नहीं अपने देश के लिए लड़ना, रशिया के लिए लड़ना, और जबरदस्ती उन्हें क्यों पुश किया जा रहा है? क्या रूस के युवा पुतिन के खिलाफ हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठ रहा है कि रशियन फोर्सेस की जो जबरदस्ती भर्ती हो रही है वो क्यों हो रही है। तीसरा सवाल, क्या पुतिन को घर के भीतर बड़ी चुनौती मिलने वाली है? इसी पर ही जल्दी जल्दी रिएक्शंस भी लेंगे। श्रीवास्तव साहब, आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, आप बताइए, क्या ये एक तरफ तो पुतिन मनोबल बढ़ाते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जबरदस्ती की जा रही है उनके साथ? ये खबर कहाँ से आ रही है? ये खबर कहाँ से आ रही है? ये देखिए, पहले खबर वेस्टर्न मीडिया से आ रही है। अगर वेस्टर्न मीडिया से खबर आएगी तो नेचुरली मोरल लो करने के लिए तो कहना ही पड़ेगा। एक तरफ आपने दिखाया है कि उनका जो सैनिक है वो इस तरह से गाने गा रहा है, देशभक्ति के। आपको लग रहा है खबर बिल्कुल सही नहीं है? दीपक बोरा, ये तो हो ही नहीं सकता है। दीपक बोरा जी भी इसमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि ये प्रोपेगेंडा है। हमने सुना भी ये था कि एक बार कि पुतिन को कैंसर है
वो चल नहीं पाता, वो मर गया, ये उसका डबल है। ये कहाँ के अफसाने ये लोग सुनाते रहते हैं। जी, रशिया में भी आप क्या इसको नहीं स्वीकार करते कि हर युवा ऐसा नहीं है कि सेना में भर्ती होना चाहता है? हर देश में ऐसे लोग हैं भागते हुए भी वहीं से देखे गए थे ना, वो तस्वीरें भी रूस से ही सामने आई थी हमारे पास। जो हर देश में ऐसे लोग हैं कुछ जाना चाहते हैं सेना में, सब भारतीय नहीं है मैम, जहाँ का हर नौजवान देश की रक्षा के लिए। ठीक है, बड़ी बात कही दीपक। एक चीज आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्दी मैं ये बता आपकी अब उसको जब ब्रेकिंग को ब्रोकन हो जाने दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय पुतिन ने क्या बोला है कि जर्मनी ने दूसरी बार अब हम पे हमला कर रहा है, वो चीता टैंक या लेपर्ड टैंक दे के हमको। हर रूसी नौजवान के मन में ये है कि मेरा बाप या मेरा दादा एडोल्फ हिटलर के बरखिलाफ लड़ा था, मैं भी लड़ूंगा, मैं नाजियों के खिलाफ लड़ूं। बड़ी बात आप कह रहे हैं और तालियां भी आपकी बात के साथ बज रही हैं। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, खेरसौन इलाके से आ रही है। सुमैरा, रूस का भीषण हमला यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि इस इलाके में रूसी सैनिकों ने अटैक किया है और रूसी हमले में 2 लोगों की जान चली गई है। देखिए, रूस का जो अटैक है वो भी हम आपको बता रहे हैं और यूक्रेन का जो पलटवार है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन भी उतने ही हद से रिटेलिएट कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खेरसौन इलाके से। वीडियो देखिए किस तरह धमाकेदार अटैक किया गया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर कि रूसी हमले पर यूक्रेन ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। अगर रूस हमला कर रहा है तो यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन का दावा है कि 10 एयर स्ट्राइक में रूस को भारी नुकसान हुआ है और इसकी वजह से यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया उससे रूस को काफी नुकसान होने का दावा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक की और रूस को नुकसान पहुंचाया। हमारे साथ बिशंबर दयाल भी मौजूद हैं। बिशंबर दयाल जी, आप इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते थे उस मुद्दे पर कि रूस में क्या जबरदस्ती भी लोगों को भर्ती कराया जा रहा है, क्योंकि उन्हें बड़ी संख्या में सैनिक चाहिए अगर वो लॉन्ग वॉर के लिए इसमें शामिल हैं तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि रशिया में कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम है। रशिया के हर नौजवान को 2 साल के लिए भर्ती किया जाता है और उसमें कुछ नौजवान, ये मैंडेटरी है, जी। और उसमें कुछ नौजवान उस टाइम पर भर्ती ना होके अपना एकेडमिक कैरियर परस्यू करना चाहते हैं फर्दर। तो ये उस देश की, ये उसका ढांचा है। तो उसमें अगर 2 ऐसे 4 केसेस कुछ हुए होंगे तो वो वेस्ट ने पकड़ के उसको तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए आपको लगता है? मतलब बढ़ा चढ़ा दिया। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रशिया को, और ये हमें भी सोचना चाहिए कि जो कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम है, जो अग्निवीर सिस्टम्स हैं, ये लड़ाई के टाइम देश की सेना को कमजोर करते हैं। अगर आज रशिया को किसी चीज की जरूरत है तो बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत है। बूट्स ऑन लास्ट कमेंट प्रोफेसर अमिताभ आपसे लास्ट कमेंट। देखिए, अगर हिस्टोरिकली देखें तो रूस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें एक न एक एडल्ट मेल मरा नहीं हो। और इसका इम्पोर्टेंस इससे भी समझा जा सकता है कि कॉन्स्क्रिप्शन जो है उसमें इनग्रेन्ड है। हर घर में हर मेल को ये ट्रेन किया जाता है कि आपको वॉर लड़ना होगा। वहाँ की सोसाइटी फीमेल सेंट्रिक क्यों हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? क्योंकि जितने भी मेजर हाउस होल्ड थे वहाँ औरतें चलाती थी। माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की पाबंदी है हमारे पास। लेकिन ये जो बड़ी कवरेज है TV9 भारतवर्ष की, ये लगातार जारी है, आज भी कल भी, क्योंकि ये वो समय है तब जबकि 1 साल पूरा हो रहा है और दुनिया के सामने बहुत सी बड़ी चुनौतियां हैं इस युद्ध की वजह से, जिनका विश्लेषण करने की बहुत जरूरत है। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।